नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स, चैनल नंबर 1 से 12 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट, और साथ ही आपको नजर आ रही हैं हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, उनसे भी मुलाकात करते हैं। आप हैं मिस प्राची अरोड़ा। प्राची, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आज से पूरे हफ्ते यानी कि 20 जून से 26 जून तक हम एक ऑनलाइन वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हम कंडक्ट कर रहे हैं, और आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसका हिस्सा बन सकते हैं, हम आपको बता दें। आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को, और अभी आपके साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा जिसके माध्यम से आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप इसकी सारी डिटेलिंग्स हमारे इस फॉर्म के द्वारा या फिर आप CIET की वेबसाइट के द्वारा भी डिटेलिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्लिक करना है, यू जस्ट हैव टू गो फॉर दिस लिंक, और इस लिंक में जाकर आपको क्लिक करके सारी डिटेल्स प्राप्त करनी है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आप हिस्सा बनेंगे। ये एजुकेशनल एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग कैंपेन है, और इसमें आप अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़ें और इस स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका हिस्सा बने और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों की नॉलेज बढ़ाएं। तो हम आपको बता दें कि आज पहला दिन है इस ट्रेनिंग वर्कशॉप प्रोग्राम का, और आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी SLD पर। और आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी एक्सपर्ट। लेट्स मीट हर। आप हैं डॉक्टर रेणु मालविया, आप प्रोफेसर हैं लेडी इरविन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपसे काफ़ी कुछ जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं इस स्पेसिफिक सेशन में। और डियर लर्नर, आप कैसे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, बिकॉज ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है, आपके लिए है। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800-440-559, या फिर आप हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सारी ईमेल एड्रेसेस नज़र आ रही होंगी। और अगर आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हैं तो वहाँ पर लाइव चैट बॉक्स पे जाएंगे, अपना कमेंट ड्रॉप करेंगे। इन तीनों ही तरीकों से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सभी डाउट्स, अपनी सभी क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और हमारे विशेषज्ञ आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, और बहुत खुशी होगी उन्हें। तो मैम, बाय द टाइम हमारे लर्नर्स और व्यूवर्स हमसे जुड़ते हैं, और जैसे हमने बताया कि आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला दिन है, और बहुत ही स्पेशल और ख़ास टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। जब हम SLD की बात करते हैं तो मैम, हमारे सभी व्यूवर्स को बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली SLD मीन्स। SLD एक पूरा अम्ब्रेला है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में। हाँ, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो उसमें डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर बहुत सारी डिसेबिलिटीज आती हैं। हाँ, जैसे कि आप ये देखिए, इसमें डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसएप्रेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या होता है? वो भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंडर आता है। हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग जो RPWD एक्ट है, उसमें जिन बच्चों को रीडिंग में डिफिकल्टीज होती हैं प्रीडोमिनेंटली, उसके सिवाय और भी इश्यूज हो सकते हैं, पर ये बच्चे किसी भी तरीके से एवरेज या अबव एवरेज इन इंटेलिजेंस तो होते ही होते हैं, बिलो एवरेज नहीं होते। ऐसे डिस्ग्राफिक है, कितनी भी कोशिश करो उनकी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया नहीं हो पाती है, पर वो इंटेलिजेंट है। ऐसे ही डिसकैल्कुलिक जो होते हैं, वो जो है उनकी मैथ्स में इश्यूज होते हैं, कैलकुलेशंस में, नंबरलेस कहते हैं हम उसको, उसमें उनके पास इश्यूज होते हैं, पर उनकी इंटेलिजेंस जो है वो एवरेज और अबव एवरेज होती है। अब एक बड़ा इशू जो इसमें आता है, और ये सारे के सारे जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंडर आते हैं, पर इसमें एक और बड़ा बात आती है। जब हम सोसाइटी को देखते हैं, आप इसमें मोज़ेक्स देख रहे हैं साइड में, सब लोग फर्क हैं, सब लोगों का तरीका, कैसे वो दुनिया को देखते हैं, कैसे वो सोचते हैं, क्या उनकी एबिलिटीज हैं, पर वो सब लोग जब एक साथ मिलते हैं तभी एक सोसाइटी बहुत बढ़िया बनती है। सो एक कहावत है, इफ आई कैन नॉट लर्न द वे यू टीच, विल यू टीच द वे आई कैन लर्न। तो ये जो बच्चे हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के,
इनको सिखाने के तरीके जो कि NEP 2020 ने बड़ा फोकस किया है आजकल, जो कि मल्टी डायमेंशनल तरीके होने चाहिए, मल्टी सेंसरी तरीके होने चाहिए, हर जगह पे होने चाहिए। तो हम तरीके ज़रूर बदलते रहने चाहिए और ये समय की मांग भी है, और अगर बच्चे खास हो जाते हैं तो पढ़ाने का तरीका भी खास होना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, जी हर मैम। बच्चा खास है, तो हम कुछ बच्चों को क्यों छोड़ रहे हैं। जी, तो मैम हम अपनी इस इंक्लूसिव क्लासरूम सेटअप में हम आपसे और भी बातें जानेंगे, और अगर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएं तो अगर हम बात करें टर्म्स की, कुछ टर्म्स है जैसे SLD, LD, डिसलेक्सिया, ID, ये सारे जो टर्म्स हैं थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, तो हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन देम कि क्या ये टर्म्स हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये आए मैम? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या हुआ कि जब पहले SLD और डिसलेक्सिया के बारे में पहले मैं समझाती हूँ। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी अभी हमने देखा एक अम्ब्रेला है, उसके अंडर ये सब है, पर ज्यादातर क्या है वर्ड हम डिसलेक्सिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो वर्ड आया वो डिसलेक्सिया आया, बाद में समझ में आया कि डिस्ग्राफिया भी कोई चीज होती है, और आगे से चले तो समझ में आया कि डिस्कैल्कुलिया भी कुछ होता है। फिर ये डिसाइड किया ये हमारे RPWD एक्ट 2016 ने कि इसको हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इनको सब में कहेंगे। पर पहला नाम कभी स्कूल्स में देखा है ना, बड़ा बच्चे की एडमिशन होता है, मेरा नाम रेनू है, मेरे यंगर ब्रदर सिस्टर्स भी थे, तो स्कूल में क्या होता था कि रेनू है, फिर उसके बाद रेनू का भाई है, रेनू की बहन है, रेनू का, अब रेनू ही जो थी वो मेन थी। हाँ, हर समय रेनू, उनके भी तो नाम थे ना, पर वो क्या है इसी प्रकार से डिसलेक्सिया जो था वो फर्स्ट है, तो उसके ही सब लोग उसको डिसलेक्सिया ही कहने लगे, तो ये कंफ्यूजन है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं एक और बात पे, और वो है कि ये टर्म्स जो है इतने सारे ID, LD, SLD, ये सब जो है इतने कंफ्यूजिंग क्यों करते हैं लोग? ये क्यों समझते हैं कि जो डिसलेक्सिक है या SLD है उसकी इंटेलिजेंस कम है? ये कंफ्यूजन आता है कि हिस्ट्री के बारे में अगर थोड़ा सा करें, जब हमारे यहाँ जैसे सर्व शिक्षा अभियान होता है उसी प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन में उनके यहाँ एजुकेशन फॉर ऑल स्टार्ट हुआ था। जैसे हमारे सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू सब बच्चों को स्कूल में एनरोलमेंट किया, उनका एंगेजमेंट किया। अब ज़्यादातर हर स्टेट में आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन वो स्कूल्स में जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में जब हुआ उनका एजुकेशन फॉर ऑल, तो वहाँ रियलाइज हुआ कि कुछ बच्चे इतने अच्छे थे, ब्राइट थे, पर वो पढ़ नहीं पा रहे थे ठीक से, तो टर्म डिसलेक्सिया स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पर क्या वर्ड हुआ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को उन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटी कहना शुरू कर दिया, और डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया वगैरह को उन्होंने लर्निंग डिफिकल्टी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ब्राइट थे पर फिर भी उनको डिफिकल्टी थी। अब US में जब ये शब्द पहुंचे, बहुत से लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, साइकोलॉजिस्ट, वहाँ पर माइग्रेट किया, वहाँ जाके ये वर्ड्स और चेंज हो गए। वहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वर्ड यूज हुआ, और वो था जिन बच्चों को जिनकी इंटेलिजेंस बिलो एवरेज थी, पर उनमें डेली नीड, फंक्शनल नीड जो है डेवलप की जा सकती थी। और लर्निंग डिसेबिलिटी जो वर्ड था वो यूज हुआ उनमें, वहाँ पर जो कि हमारा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया का था। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि LD का मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या LD का मतलब SLD। जब हम इंडिया में आए हमने डिसाइड किया कि हम उसको SLD बोलेंगे, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ID बोलेंगे। तो इसकी वजह से इतना सारा कंफ्यूजन जो है वो हमारे पास है। तो SLD एवरेज इंटेलिजेंस, अबव एवरेज इंटेलिजेंस, ID बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। ओके, सो मैम इसका मतलब है जैसे आपने हमें बताया, तो इज दैट मीन कि जो भी डिसलेक्सिक पर्सन हैं वो एवरेज और अबव एवरेज हैं इंटेलिजेंस में? बिल्कुल बिल्कुल, और अबव एवरेज है और उनमें बहुत क्रिएटिव थिंकिंग भी होती है, और वो लार्जर पिक्चर को डेवलप देख सकते हैं। हम तो एक एक चीज को समझते हैं, तो पार्ट से होल करते हैं, वो लोग होल को उनको दिखा दो तो उससे वो काफी कुछ समझ पाते हैं, तो उनको डाइवर्स तरीके से सीखने में मजा आता है। मैम यहाँ पे हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है, बोया श्रीनिवासुलू,
वो ये जानना चाहते हैं वो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएलडी एंड स्लो लर्नर। हाँ, क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस है मैम? पहली बात तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्लो लर्नर अब शब्द हम इस्तेमाल ही नहीं करते। ओके। वो पहले जमाने में जो पहली क्लासिफिकेशन थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, जब उसको मेंटल रिटार्डेशन कहते थे, उसमें स्लो लर्नर था। अब उसको बॉर्डर लाइन कहते हैं। जो स्पेसिफिक हम जनरली आम भाषा में क्या समझते हैं, स्कूलों में भी ये सोचते हैं, जो कि बहुत टाइम ले रहा है। अगर मुझसे इस समय इंग्लिश और हिंदी में आप बात कर रहे हैं, मैं बहुत आसानी से बात कर पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ। अब आपसे जरा मुझसे फ्रेंच में बात करने लगी, जर्मन में, मुझे तो समझ ही नहीं आएगा, मैं स्लो लर्नर हो गई ना। अगर आप मुझे उस तरीके से सिखाएंगे नहीं जिस तरीके से मेरा ब्रेन बेस्ट सीखता है, तो मैं स्लो लगूंगी। तो क्या टीचर की कमी है या वो बच्चे की कमी है? आप जिस तरीके से समझा रहे हैं, तो इसलिए स्लो लर्नर वो स्लो इसलिए होता है क्योंकि उसको उस तरीके से सिखाया ही नहीं जा रहा। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड अ स्लो लर्नर। Only the method of teaching can be slow. All right. और I just hope कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैम हम अपने इस सेशन में प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। जी मैम। तो आगे हम आते हैं कि आप यहाँ पर देखते हैं कि ये नहीं कि कितनी सदियों से 1932 में मोल्डर ने बोला था कि एवरेज जो पर्सन्स विद एसएलडी है वो एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस है, से लेके आज 2016 तक सारे एक्ट्स एंड पॉलिसीज अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबली ये कह रहे हैं कि दीज चिल्ड्रन आर एवरेज एंड अबव एवरेज इन इंटेलिजेंस। अब इतने सारे आप ये लोग देखिए, बीच में आप देख रहे हैं जो नीले से मैंने यहाँ पर हमने हाईलाइट किया हुआ है, जरा देखिए कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। पर आप पढ़ी दीजिए, जरा पढ़िए, पढ़ पा रहे हैं ना आप? या इतनी सारी मिस्टेक्स के बावजूद भी, तो क्या ये जितने आपको ये पता है 40% ऑफ द पर्सन्स विद एसएलडी अक्रॉस द वर्ल्ड आर मल्टी मिलियनियर्स। एंड इमेजिन 40%, और मेजॉरिटी जिनकी यहाँ फोटोज आप देख रहे हैं ना, वो स्कूल पास नहीं कर पाए थे। राइट। तो कुछ तो इशू है ना, जबकि वो ग्लोबली इतना अच्छा कर रहे हैं। अब आप हम यहाँ पर देखिए, आपके वॉल्ट डिज्नीलैंड के बारे में आपने सुना है? वॉल्ट डिज्नी ने कितने क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतनी लार्जर ग्लोबल पिक्चर उन्होंने सोची। इसको हम आगे पढ़ेंगे, डिस्लेक्सिक थिंकर होता है। ओके। और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में E = mc² के बारे में पढ़ा है। जब स्कूल में हमें वो सिखाया था E = mc², मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, वैसे मैं प्रोफेसर हूँ। ये जो है थिंकिंग इनकी जो है, ये लार्जर पिक्चर, होलिस्टिक पिक्चर के बारे में सोच सकते हैं। ये बियॉन्ड डिफरेंट चीजों को एक साइड ज्वाइन कर पाते हैं जो हम नहीं कर पाते। जॉर्ज बुश है, बिल गेट्स के बारे में तो आपने सुना ही है, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो बिल गेट के बारे में। अगाथा क्रिस्टी नॉवेलिस्ट थी, क्या क्राइम की नॉवेल्स लिखती थी, पर उन्हें पता है वो इतनी जबरदस्त डिस्ग्राफिंग थी कि वो अपनी ही जो लिखा हुआ होता था उसको नहीं समझ पाती थी। और उस समय में तो कोई ऑडियो भी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, फिर भी इतनी उनकी लार्जर विजन, इमेजिनेशन थी। और अभिषेक बच्चन सब जानते हैं ना, और अरुण फर्नांडिस आपको अभी देखिए इसी सेशंस में, अगले सेशन में मिलेंगे, और वो डायरेक्टर है डी लर्नर। आप अपने लिए ही देखिएगा कि ये है जो लोग डिस्लेक्सिक है पर कितना बढ़िया कर रहे हैं। तो ये एवरेज या अबव एवरेज से ज्यादा ही तो है। मैम इससे पहले हम आगे जाएं, हम अपने एक और व्यूवर का मैसेज क्वेश्चन लेना चाहेंगे। सीनू वासु है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये क्यूरेबल है लर्निंग डिसेबिलिटी? नहीं, डिसेबिलिटी ये क्यूरेबल है ही नहीं, और इसको क्योर करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। ये एक गिफ्ट है। आप इसको चेंज, ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक कंडीशन है। कोई भी हमारी डिसेबिलिटी होती है, चाहे वो ब्लाइंडनेस है, चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कुछ अमाउंट उसमें चेंज कर सकते हैं, पर वो ये मेडिकल कंडीशन नहीं है।
ये एक डाइवर्सिटी है, इसका क्योर की जरूरत ही नहीं है। सो अ चाइल्ड विद SLD लर्न्स टू लिव विद SLD एंड डज वेल बिकॉज ऑफ SLD। फाइन मैम, जैसे आपने हमें प्रेजेंटेशन में पेज दिखाया था, गिफ्ट ऑफ डिसलेक्सिया, ये भी एक सेंटेंस आया था। यहाँ पे एक और वर्ड आता है डिसलेक्सिया थिंकिंग, राइट? इट्स अ न्यू टर्म, डिसलेक्सिक थिंकिंग। तो मैम इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट इज दैट मैम? अब आपको पता है 21st सेंचुरी जो थिंकिंग है उसमें हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। हमें एक लार्जर पिक्चर समझनी है। अर्थ से हम कहाँ तक पहुंचेंगे, टेक्नोलॉजी क्या करेगी। आप लास्ट 2 years में देख लीजिए, कोविड के टाइम पे सडनली कभी सोचा था कि इतनी तरीके की टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे हम। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स होते हैं। ये जो है ये लार्जर पिक्चर, होलिस्टिक पिक्चर को देख सकते हैं। इनकी इमेजिनेशन विविड होती है। आगे दिखाएंगे कि अगर ट्री है, क्लास में मैम कहती है, टीचर कहती है कि लिखो ट्री, तो वो पूरी ट्री के बारे में सोचने लगता है। उसमें कैसे वहां पर स्क्विरल है, वहां पर एक चिड़िया का घोंसला है, वहां पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो और इंट्यूशन, हम बहुत सी बार होता है ना, ये सोचते हैं कि क्या ये कैसे किया, अब तुम बता नहीं पाते हो। वो एक्चुअली क्या है, वो डिफरेंट डायमेंशंस को चीज देख पाते हैं और इसको हम इंट्यूशन कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारी डिसलेक्सिक एबिलिटीज होती हैं और इनकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। हम सोचते हैं नहीं ऐसे ही आंसर निकल सकता है, ये दूसरे तरीके से भी, तीसरे तरीके से भी और किसी तरीके से भी ये उस आंसर तक पहुंच पाते हैं, जिसको हम इंडिया में जुगाड़बाजी भी कहने लगे। और आपको तो पता है ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी ये वर्ड ले लिया है। ये एक्चुअली क्या है, ये कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, एबिलिटी टू थिंक फॉर अदर्स। ये इवेंट मैनेजमेंट में बहुत बढ़िया होते हैं इसलिए। ओके, यस मैम। और ओके, तो उसके बाद हम आते हैं, अगर आप देखिए इनकी थिंकिंग किस प्रकार की होती है। अब आप ये देखिए, अगर हम देख रहे हैं टेबल, क्लास में टेबल की स्पेलिंग पे ही, वो तो पूरी इमेज देख रहा है और उस इमेज में टेबल लिखा है, राइट? अब ऊपर आप एक फोटो देखिए जरा, उसमें एक जगह पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि कैसे एक एरोप्लेन बच्चों को बनाना है, कोई टॉय है उसको बनाना है, ठीक है? अब ये बच्चा कहते हैं मुझे टॉय दिखा दो, मैं अपने आप बना दूंगा। वो उसको स्टेप्स बाय स्टेप्स नहीं चाहिए, उसे लार्जर चाहिए। और जरा इधर देखिए, अब एक में तो कितनी बढ़िया तरीके से कबर्ड में फाइल किया हुआ है सब, दूसरे में सारा क्लस्टर्ड है। जरा और ध्यान से देखिए, कैटेगरीज में है वो भी। जो डिसलेक्सिक है या SLD है, उसका जो कैटेगराइजेशन होता है वो हमसे फर्क है। जब मम्मी आपका कमरा साफ करने की कोशिश करती है, क्या कहते हैं, मम्मी मेरी कोई भी चीज मत छूइएगा, मैंने अपने तरीके से रखा हुआ है। आपने सीक्वेंस में नहीं रखा हुआ। मम्मी कह रही है मैं सीक्वेंस में उसको ठीक से रख दूंगी कमरे में, पर आप नहीं करते। आप भी तो ऐसा ही करते हैं। आप डिसलेक्सिक नहीं है, आप SLD नहीं है, पर एक उदाहरण है, एक पीप है उनके वर्ल्ड में कि किस तरीके से वो इमेजेस में सोचते हैं। वो उसमें नहीं, वो हमारे जैसे वर्ड्स में नहीं सोचते हैं। क्लास में बहुत सी बार होता है, आंसर दे दिया, स्टेप्स नहीं लिखे, राइट? और जब टीचर पूछते हैं तो कि तुम पता नहीं, मुझे आंसर पता है पर कैसे पता नहीं। CBSE में 0 मिल जाता है या हादम नंबर मिल जाता है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। एक्चुअली जो चाइल्ड विद SLD है, उसका ब्रेन कैसे वर्क करता है, वो चीज जो है हमारा ब्रेन नहीं समझ पाता, और उसका ब्रेन ये नहीं समझ पाता कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। तो वो समझाए तो कैसे समझाए, ये बड़ा इशू आता है। अब आप यहां देखिए, यस मैम, ये आपकी ऊपर चेयर्स दिख रही है। एक चेयर है, मैं उसको सीधा रखूं, उसका डायरेक्शन चेंज करूं, तो क्या वो चेयर से टेबल बन जाएगा? नो मैम। अगर मैं उसको उल्टा कर दूं तब भी वो चेयर, फिर भी चेयर रहेगा। उसको किसी और डायरेक्शन में कर दूं तब भी चेयर रहेगा। पर हमारी टीचिंग में आप देखिए इशू कहां आता है। आप ये B देख रहे हैं, उसको चेंज करिए, D बन गया। उसको फिर डायरेक्शन चेंज किया तो P बन गया। उसको और कुछ किया तो वो जो है वो Q बन गया।
अरे भाई, जब आप क्यों नहीं समझ पाते हैं कि ये जो ब्रेन है, ये चाइल्ड विद डिसलेक्सिया का, SLD का, वो ऐसे कर रहा है, क्लास में क्यों नहीं हमें पढ़ा रहे हैं इस तरीके से? रिवर्सिबिलिटी, ये B है, अब इसको मैं चेंज करती हूं तो ये D बन जाता है। अब अगर हम इसको इमेज फॉर्म में करते हैं तो ये B है, ये B है और ये इधर D है। इसका सर्कल ऐसे आएगा, इसका आएगा, और उसको एक स्टोरी बना दे। ये रहा, ये बेड है, ठीक है। बेड में पहले वाला कौन सा आता है? B आता है, और एंड में कौन सा आता है? ये D आता है। ये बेड बन गया। अब उसके दिमाग में इमेज फॉर्म हो गई। अब वो B और D की गलतियां कम करेगा। अब करेगा या करेगी? अब आप ये देखिए, ये P है। P के साथ आपने P बनाया और उसको अगर बदला, और इमेजिन ये जो बच्चा है ये पूरा होलिस्टिक देखता है, उसने लिया और एक लाइन अपने दिमाग में और बना ली। कभी आप एक सर्कल बनाइए। अगर एक हम ये सर्कल बनाते हैं, या हम एक छोटा सा मैं सर्कल बना रही हूं, पता नहीं आप देख पा रहे हैं, आप ये बताइए ये सर्कल है ना? कोई कह रहा है ये सर्कल नहीं है, सब एग्री करते हैं ना ये सर्कल है। अरे भाई नहीं है सर्कल, ये बीच में तो मैंने इसको ज्वाइन ही नहीं किया, तो ये सर्कल कैसे हो गया? इसी प्रकार से उसने जब क्यू P को हमने चेंज किया, उसने एक छोटा सा ये कर दिया, क्यू बना दिया। तो लार्जर पिक्चर वो देख रहा है। हम कहीं पर इस चीज को नहीं समझ पाते। अब आप एक और बात देखिए, अब ये P है, ये 9 है, ये P है, ये 9 है। इंग्लिश टीचर ने कहा था कि अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें 9 तो कहीं नहीं था। पर अब क्या हुआ कि यहां पर उसको वो 9 लगने लगा, 9 को इधर की तरफ करना पड़ेगा हमको, तो ये 9 बन गया, ठीक है ना। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये 9 है, अल्फाबेट्स में नंबर कैसे आ गया? उसको बताने वाला तो कोई नहीं। अटर कंफ्यूजन कि अल्फाबेट्स और नंबर एक साइड ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चे के लिए और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसका ब्रेन अलग तरीके से सोच रहा है, मेरा ब्रेन अलग तरीके से सोच रहा है। ऐसे ही अगर हम जाते हैं, ये रिवर्सिबिलिटी का इश्यू है, ये छोटी क्लास में नहीं होता, अब ये बड़ी क्लास में चाहिए। हमने सिखाया है मैथ्स में बच्चे को कि 4 जो है वो छोटा होता है, 5 बड़ा होता है। तो 5 ऊपर होना चाहिए था ना, 4 नीचे होना चाहिए था। रिवर्सिबिलिटी अप एंड डाउन, उसने 5 - 4 करके 1 लिख दिया, इधर 5 - 3 कर दिया। रिवर्स में उसको कंफ्यूजन है, डायरेक्शनलिटी में उसको कंफ्यूजन है, वो नंबरलेस में प्रॉब्लम नहीं है उसे। अब और बड़ी क्लास में आई है। जरा कोई मुझे बताएगा कि एक लाइन की डेफिनेशन क्या है? हाँ, जल्दी जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लाइन क्या होती है? लाइन जो है वो 2 points and a line segment. ओके, अब एंगल की डेफिनेशन बताइए। बिल्कुल परफेक्ट, राइट। 2 lines meeting at a point. अब आपका कोई फ्रेंड है, आपकी क्लास में कोई बच्चा है, उससे कहते हैं लाइन सेगमेंट बनाओ, तो वो एंगल बना देते हैं। सब लोग कहते हैं स्लो है, इसे कुछ नहीं आता। अरे कहीं से स्लो नहीं है, आप देखिए खाली उसको, वो लार्जर है, कहीं हमारे समझाने में प्रॉब्लम है। 2 points है और 1 लाइन है, उसका रिवर्स क्या होगा? 2 lines है और 1 point है, तो वो इसलिए ये गलती कर देता है। अब आप एक और देखिए, एक मेरे पास बच्चा था और जो उसको स्पेलिंग्स मिस्टेक्स, जब स्पेलिंग्स की कर रहे थे, मैंने कहा लिखो पाइल, और उसने पूरा इतना डिफिकल्ट वर्ड लिख दिया स्कैटर। तो इंटेलिजेंट तो था, प्रॉब्लम कहाँ थी?
पाइल का मतलब क्या होता है? पाइल का मतलब होता है नीचे से ऊपर चीजें रखना, और स्कैटर का मतलब होता है उनको स्कैटर करना, जैसे इस किताब में दिखाया गया है। ये देखिए, ये पाइल हो रहा है, ये स्कैटर हो रही है, चीजें नीचे नीचे गिर रही हैं। आकाश से रेन जो होती है वो स्कैटर होती है, रेन ड्रॉप्स, उसको ये रिवर्सिबिलिटी का इशू है। तो डिस्लेक्सिया या एसएलडी कहीं चला नहीं जाता है, वो रहता है, पर हम ही नहीं समझ पाते उसे, क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल टीचिंग, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ टीचिंग वगैरह नहीं करते हैं। ऐसे ही फुल स्टॉप में आप देखिए कितना टाइम लगता है। जब हम कोई सेंटेंस कहते हैं तो फुल स्टॉप के लिए थोड़ा टाइम हमको गैप देना पड़ता है, साइलेंस होता है। वो कितनी देर का साइलेंस होता है एज कंपेयर टू कॉमा? कम होता है ना, पर कॉमा का साइज क्या है? वो बड़ा है। फुल स्टॉप का साइज जो है वो छोटा है। तो कहीं पर आपने छोटी चीज को ज्यादा टाइम दे दिया और बड़ी चीज को छोटा दे दिया। अरे कंफ्यूजन है ना हमारे लैंग्वेज में, कहीं क्या ये चीज एड्रेस होती है, कहीं पर नहीं। फिर ये बच्चा जो है उन चीजों को समझ नहीं पाता है। मैम यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 3 मिनट का समय और बचा है सेशन के लिए। ओके, तो हम आगे आते चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं। हमारा जो ये बच्चे हैं ये पिक्चर रीडर्स होते हैं, ये पिक्चर में देखते हैं, ये सीक्वेंस में नहीं देखते हैं। ये सीधी सीधी लाइन में हम स्कूल में पढ़ाते हैं, पर ये इस तरीके से देख पाते हैं। तो जब हम कहते हैं द रॉकेट इज फ्लाइंग इन स्पेस, तो वो उसकी पिक्चर, द की पिक्चर नहीं बना पाते हैं, इनकी पिक्चर नहीं बना पाते हैं, इनकी पिक्चर नहीं बना पाते हैं। तो उनको क्या वर्ड्स की पिक्चर बना पाते हैं? रॉकेट फ्लाइंग स्पेस। और टीचर कहती है कि पूरा सेंटेंस लिखो, तो वो 3 वर्ड्स लिख जाते हैं, क्योंकि पिक्चर नहीं है। ट्री की पिक्चर है तो वो लार्जर ट्री को देख की पिक्चर बना देते हैं। और अगर PUT अगर उनसे कहें वर्ड, तो देखिए कितने कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, तो वो स्पेलिंग्स में कितनी मिस्टेक कर जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंस कम है, पर उनकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है, और उनको एफर्ट इतना जबरदस्त करना पड़ता है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो लेफ्ट ब्रेन का ही इस्तेमाल करता है, राइट ब्रेन का बहुत कम इस्तेमाल करता है। अब आप इसमें देखिए कि अगर मैथ्स को हम म्यूजिक और डांस और क्रिएटिविटी के साथ सिखाएं, तो क्या सब बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह नहीं सीखेंगे? क्या अगर हम टाइम को एक्चुअली भाग के या एक्टिविटी बेस करके सिखाएं, तो क्या ज़्यादा अच्छा नहीं सीखेंगे? पुश और पुल के बारे में अगर करें, तो जब हम स्कूल में क्लास में है या स्पोर्ट्स रूम में हॉल में है या स्पोर्ट्स फील्ड में है, वहाँ पर यूज़ करें, तो ज़्यादा अच्छा नहीं सीखेंगे। तो कहीं हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हैं वो चेंज होने पड़ेंगे। मोर एंड मोर डाइवर्स लर्नर्स, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड लर्निंग, लानी पड़ेगी। आपको पता है, इसीलिए ये बच्चा जिसका ब्रेन SLD है, उसको 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके ब्रेन को, इसीलिए वो थकता भी जल्दी है, थकती भी जल्दी है। So the brain of a child with SLD works nearly 4 times more. And this is the reason. मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहती हूँ कि आप क्या कहेंगे, क्या रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग स्किल्स है या वो इंटेलिजेंस है? हम कैसे लुक करते हैं? अगर रीडिंग अच्छी नहीं आई तो तुम्हारी इंटेलिजेंस लो है, रीडिंग राइटिंग नहीं आई तो इंटेलिजेंस लो है, स्पेलिंग नहीं आई तो इंटेलिजेंस लो है। ऑल्दो ऐसा होना चाहिए नहीं, हाँ, ऐसा है भी नहीं, बिकॉज ये स्किल से जुड़ा हुआ है। मैम यहाँ पे जाते जाते हमें ढेर सारे कमेंट्स और मैसेजेस आए हैं। एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी एट द एंड ऑफ आवर सेशन। उलियाना है, डिकोस्टा उलियाना, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस एज में ये पता चले बच्चों के कि ये SLD या ID से पीड़ित है मैम? At what certain age? एक तो हम इसको पीड़ित नहीं कहेंगे, ये एक कंडीशन है। अगर मेरी ब्राउन आंख है तो मैं पीड़ित नहीं हूँ, मैं है। किसी की काली है, किसी की सफेद है, किसी की कैसी है, तो मेरे पास डिस्लेक्सिया है और एडवांटेज है इसका। इसको
एक्चुअली इसका फाइनल डायग्नोसिस एज 8 तक होता है, जब तक उसका फॉर्मेशन, बच्चे का फॉर्मेटिव ईयर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इनके साथ हम काम 8 साल के बाद ही स्टार्ट कर देंगे, पर उसको हम कहते हैं एट रिस्क। जब भी हमें ये दिखता है डायरेक्शनलिटी है, रिवर्सिबिलिटी है, सीक्वेंस में नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, तो ये क्लास नर्सरी से ही या उससे भी पहले हम देखना शुरू करते हैं। बहुत से बच्चे हैं उनको राइम्स में प्रॉब्लम होती है, अजीब लगता है। बहुत से बच्चे जो हैं जब उनसे कहें चप्पल उतारो तो वो उनको उल्टा रख देते हैं, रिवर्सिबिलिटी। तो ये एट रिस्क बच्चे हैं। पर तो जब ही से काम शुरू करना है, पर एक्चुअल डायग्नोसिस क्लास जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तब होता है, तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके फाइन मैम, वी आर रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, हम इस सेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन हमें ढेर सारे सवाल मिले हैं और ढेर सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस मिले हैं, लेकिन समय की हमारे पास बाउंडेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, हम इसका आगे नहीं ले जा पाएंगे। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रेणु मैम कि आप स्टूडियो आए और अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इस पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर हम अपने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर प्राची आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर अपने सभी व्यूअर्स का जो हमारे साथ बने रहे थ्रू आउट दिस सेशन, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं आपके जुड़े रहने के लिए और आपके सभी कॉमेंट्स के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से कि आप इस ऑनलाइन वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू दिस लिंक जो आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप रजिस्टर करें अपने आप को। ये 6 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एजुकेशनल एंड अवेयरनेस प्रोग्राम है, आप इसका हिस्सा बने और आप सर्टिफाइड हो जाएं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ह्यूज नंबर में आप हमसे जुड़ें। हम आपको बता दें कि आज पहला दिन था, कल जो सेशन होगा उसका टाइटल क्या रहेगा, वो टाइटल रहेगा मैनिफेस्टेशन SLD इन क्लासरूम। इस पर बात की जाएगी कल, आप ज़रूर इसका हिस्सा बने। और अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए PM A विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर। नमस्कार।